नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और उस दिन जो शुरुआत हुई थी सबका साथ सबका विकास हमारा प्रण है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने के लिए डबल इंजन यानी डबल वेलफेयर, ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है। बीते वर्षों में वो आज तक जारी है। भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे कामयाब राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को 9 साल तक लगातार जीत दिलाते आए हैं और ये सफर अभी थमा नहीं है। न खाता हूं न खाने दूंगा। 7 महीने एक सेवक को देके देखो, मैं सिर्फ सेवक हूं। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। 2014 में भारत में 83 करोड़ मतदाता थे। इतनी यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला दें तो उनकी पूरी आबादी है। इनमें से करीब 55 करोड़ ने वोट डाले, जिनमें से 17 करोड़ ने बीजेपी को चुना। इतने लोग उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खड़े हो जाएं तो 4 सीधी कतारें बन जाएंगी। 2019 में भारत में 91 करोड़ मतदाता थे, यानी यूरोप, रूस और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर। बीजेपी को अकेले 23 करोड़ वोट मिले, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लोगों की 6 कतारों के बराबर है। तो मोदी के दल ने आखिर यह किया कैसे? लोकतंत्र के संस्कार, लोकतंत्र का या ये अकेले मोदी का जादू है? भारत के संविधान का स्पिरिट। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव है। मोदी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो हमने बुक लिखी द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, उसमें हमने जिक्र किया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जहाँ एक इंडिविजुअल चार्म है वो तो है ही, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ भी बहुत बड़ा फैक्टर है। They have a strong leader, a charismatic leader, and by all accounts a popular leader, who people may or may not agree with him or like him, but he is a decisive leader of a party. जिस तरह की बड़ी जीत बीजेपी को मिली, खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़ी जीत मिली बीजेपी को, इसका श्रेय तो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसा लगता नहीं था कि बीजेपी जीत पाएगी या बीजेपी कमज़ोर दिखाई पड़ती थी। तो कई राज्य ऐसे हैं, कई राज्यों के चुनाव ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही बीजेपी को जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी का नई दिल्ली में मुख्यालय, सभी बड़े निर्णय यहीं लिए जाते हैं। जीत चाहे जितनी छोटी हो या जितनी भी बड़ी, उसका जश्न यहीं मनता है।
जब जब नतीजे आते हैं तब तब शाम को बीजेपी के नेता यहां जमा होते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। ये एक ओकेजन होता है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने वर्कर्स के साथ एक तरह से संवाद करते हैं, ये संदेश पहुंचाते हैं, धन्यवाद देते हैं वर्करों को, अपने वोटर्स को, और वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हर जीत इम्पॉर्टेंट है और पार्टी के लिए आगे आने वाले। और आप ध्यान देंगे कि हर जीत के बाद, हर ऐसे मीटिंग, हर ऐसे जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वो आने वाले चुनाव का भी जिक्र करते हैं और आने वाले मतलब चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं। उससे एक तरह से संगठन को मजबूत रखने का एक जरिया है। ये कोई नया नहीं है। अगर हमें याद है अच्छी तरह तो 2002 के इलेक्शन के बाद से अगर आप पूरा ट्रेंड देख लें तो कानपुर में जो बीजेपी का अहमदाबाद में ऑफिस है उसमें ये जाते थे और जाके स्पीच देते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश बहुत साफ होता था कि कार्डर्स जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं और उनका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि और लोगों का। चुनाव दर चुनाव बीजेपी का स्ट्राइक रेट विपक्षी दलों के मुकाबले बहुत अच्छा रहा है। पिछले 4 दशकों में बीजेपी की सफलता की तस्वीर इस स्ट्राइक रेट के नक्शे में देखी जा सकती है। बीजेपी के उदय के साथ साथ कांग्रेस का पतन होता है। इसीलिए सन 84 में बीजेपी के बस 2 सांसद थे और 2019 में पार्टी अपने दम पर 300 के पार पहुंच गई। लोकतंत्र में पहली बात तो हार भी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन हाँ, हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है। देखिए, बीजेपी में अमित भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता के विस्तार के लिए डिजिटली एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट कैंपेन चलाया। दूसरा, पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 3 बार पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। हिंदुस्तान के जिलों में रात्रि विश्राम किया, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करी। तो जब शीर्ष नेतृत्व इतनी सहजता के साथ जिला स्तर पर उपलब्ध होता है तो कार्यकर्ताओं में नैतिक बल भी खड़ा होता है, विश्वास भी खड़ा होता है, लड़ने की ताकत भी खड़ी होती है। मोदी की पार्टी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अपने संगठनात्मक ढांचे और कार्यकर्ताओं पर उसे गर्व है। देश की कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। लेकिन अगर मोदी को इससे अलग कर दें तो क्या तब भी जीत का ये सिलसिला जारी रह सकता है? मोदी जी हैं और ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए विक्ट्री है, ये तो एक नोन फैक्ट है। ये सवाल एक थोड़ा अजीब सा है क्योंकि इस सवाल का राजनीतिक रूप से जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल होगा। पर मेरा ये मानना है कि अगर संगठन आपका बहुत स्ट्रांग है और उसमें जीवंतता है तो जीवंत संगठन इंडिविजुअल को आउटलास्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपने आइकन्स ऑफ द टाइम्स ढूंढ लेता है। प्रधानमंत्री मोदी का भी महत्व है और मोदी की मशीनरी। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की मशीनरी की बात करते हैं तो वो पार्टी है। हम हिंदुस्तान में पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री मोदी को आप बीजेपी से अलग करके नहीं देख सकते, न बीजेपी को आज की स्थिति में प्रधानमंत्री से अलग करके नहीं देख सकते। दोनों का अपना अपना महत्व है। गाड़ी के 4 चक्के होते हैं, अगर एक भी चक्का पंक्चर हुआ तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हम 2 पहिए की बात करें तो एक पहिया बीजेपी है तो दूसरे पहिया प्रधानमंत्री मोदी के रूप में है। तो गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और जिस तरह से बीजेपी सुचारू रूप से चल रही है और सुचारू रूप से चल रही है, इसका प्रमाण क्या है? लगातार चुनाव जीतना। The BJP's machinery will function without Modi. But the BJP machinery functions optimally with Narendra Modi. In other words, Narendra Modi is the best mascot the BJP has got for ensuring winnability. And there are no challengers to his primacy. जनतानी आकांक्षाओं हमेशा आदेश माने। बीजेपी सत्ता में अपनी संगठन शक्ति और आरएसएस के अलावा
संघ परिवार के दूसरे संगठनों की मदद, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जाति की जटिलताओं की समझ और सबसे अहम, बीजेपी की प्रमुख विचारधारा हिंदुत्व के बल पर आई। यही कारण है कि इस दल को राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो समर्थन मिला, उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाहिर है पार्टी अपनी इस ताकत को और मजबूत कर रही है। आइए एक एक करके उन सारी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। मोदी सर 1,80,000 दिया है, मट्टी काम के पैसे भी डाल है, बिल्ला पूरे आ गए, अच्छा खुशी हो है। मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाएं लोकप्रिय हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2020-2021 की तुलना में अगले साल में सामाजिक सेवा क्षेत्र में कुल खर्च 9.8% से बढ़ा। आज हम 1.5 साल के भीतर 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच चुके हैं। ये ठीक कोरोना संकट के दौरान हुआ, जब लोग लॉकडाउन और महामारी की दोहरी मार से जूझ रहे थे। इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो लोगों को लगने लगा कि देश में अब सरकार आई है, ऐसी सरकार आई है जो गरीबों की है, ऐसी सरकार आई है जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों की है। तो निश्चित रूप से उनका भावनात्मक समर्थन, निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाओं को पूरे करने वाले नेतृत्व के प्रति समर्थन और निश्चित रूप से उनके जीवन में आने वाले परिवर्तनों को देश के योगदान के लिए बढ़ाने के मन का परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन के साथ वो हमको मतदान करते हैं। और एस्पिरेशन के लिए अगर समाज का कोई वर्ग वोट देता है तो पॉजिटिव एस्पिरेशन के लिए, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। Mr. Modi has the ability to reinvent himself. You see, he came with the slogan in 2014 of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka, later added Sabka Vishwas. Now that post the kind of policies that were followed, statements that were made, very clearly showed a lack of inclusion, Sabka Saath, and that was obvious. So at some point he came up with BJP standing for the Shoshit, the Vanchit, the Pidit, the poorer sections. And in that sense, there was an image change, strategy change, and the BJP successfully, through refining, improving and widening the direct benefit transfer policy and other schemes like the PM Awas Yojana or the Ayushman, the health scheme, they reached out to these people. Thirdly, the BJP is constantly reviewing electoral strategy. In truth, the BJP has two serious limitations. Earlier, its vote base was narrow, limited to the forward castes. And the BJP realized it itself. It therefore then began to co-opt consciously the OBCs in order to widen its electoral base. Now, these are strategies that the BJP adopts in order to both widen its base and improve upon its winnability factor. दो साल पहले आई ये किताब बताती है कि मोदी की चुनावी जीत सिर्फ प्रचार और उत्साह के बल पर नहीं, बल्कि जातिगत गणित की गहरी और वैज्ञानिक समझ के हिसाब से उसके प्रबंधन का नतीजा है। इन अध्यायों में राज्य और जिले के स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के प्रतिनिधित्व की कुल संख्या की चर्चा है। यह हैरानी की बात नहीं कि बीजेपी गैर जाटव दलितों को लुभाने की कोशिश करती है, जो बीएसपी के पारंपरिक वोटर थे, या यदुवंशी के एक हिस्से को
जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी के वोटर रहे। शायद इसीलिए 2014 में भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्य यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 70 से ज्यादा सीटें मिली और 2019 में जब सपा और बसपा एक होकर लड़े थे तब भी बीजेपी 60 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2014 मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत आई। यही कहानी राज्य दर राज्य दोहराई जा रही है। कुछ राज्यों में पार्टी कामयाब है, कुछ में नहीं। See, this is not new of BJP, but I think BJP has crafted it much better compared to many political parties. To cite the data, if we look at the vote of how OBC voted for different political parties in different elections, 2009 elections, BJP roughly got 12-14% of the BJP got 20% of the OBC votes in 2009 election. Went up now, if you look at the 2019 Lok Sabha election, among the OBCs, 44% voted for BJP. It's almost kind of a double the number. And who are the OBCs who have shifted in favor of BJP? It is largely among the lower OBC. So BJP realized that OBC, you need to develop caste equations. Dalits have also shifted in favor of BJP. Tribals have also shifted in favor of BJP. And look at when we had Draupadi Murmu as the first tribal women president of India. They left they tried to popularize it in very loud voice that this is what BJP government has been able to do. So I think BJP knew that in order to develop a stable support base, you need to develop caste coalition, and that they have been able to do successfully during last 10 years. कोई भेदभाव के बिना, न धर्म का भेदभाव, न जाति का भेदभाव, न शहर और गांव का भेदभाव, गरीब यानी गरीब एक ही तराजू से तोला जाएगा। गरीब यानी गरीब। क्या यही वजह है कि विपक्ष अब चाहता है कि सरकार जाति आधारित जनगणना करवाए ताकि ये पता चल जाए कि ओबीसी और दूसरी जातियों की असल संख्या कितनी है? ये काम पिछली बार 1930 में अंग्रेजों के राज में हुआ था। 2011 में सुगबुगाहट थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बीजेपी इस मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं कहती। बिना इकोनॉमिकल जस्टिस के सोशल जस्टिस भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और बिना इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस के पॉलिटिकल जस्टिस भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बीजेपी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस तीनों की त्रिवेणी पे लगातार काम करने वाली पार्टी है। यही हमारी नेशनलिज्म की थ्योरी और यही सबका साथ सबका विकास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां से भी कांग्रेस जाती है, दोबारा कांग्रेस लौट करके नहीं आती है। मोदी अपनी उपलब्धियों को रोजाना कई बार दोहराते हैं। सड़कों से लेकर हवाई अड्डों और बंदरगाहों का जिक्र करते हैं। विकास अहम है, लेकिन बीजेपी ये नहीं भूली है कि कामयाबी के इस नुस्खे में उसकी विचारधारा का सबसे बड़ा योगदान है। मान लीजिए कि बीजेपी एक ईमेल है, तो क्या उसका यूजर नेम विकास होगा और पासवर्ड हिंदुत्व? I have a slight difference of opinion on that. It's not Hindutva which has taken BJP to such heights. Hindutva consolidated BJP's support base, but I think more than Hindutva, it is the nationalism, issue of nationalism which has taken BJP's to a new height. And the nationalism is a word, and Hindutva feeds it into nationalism, whether we are talking about India's pride across India's image across the world, that also fits into this whole issue of nationalism. So more than Hindutva has taken BJP's vote share to say roughly about 30%, 32%, just to put it in numbers. But
when BJP started invoking the whole issue of nationalism, national pride, that has helped BJP in scaling the new heights or the heights which BJP has been able to achieve. 37% votes in 2019 Lok Sabha elections. अपने परंपरागत ज्ञान के आधार पे नई दुनिया के साइंटिफिक विजन के साथ जोड़कर आगे बढ़ना, भारत की स्पिरिचुअलिटी और वेस्ट की साइंस को जोड़ करके आगे बढ़ना, अपनी सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके एस्पिरेशनल भारत को अमृतकाल का भारत बनाना, मुझे लगता है यही भारत का वह सिविलाइजेशनल इश्यूज और चैलेंजेस जिसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। अब इसको कोई हिंदुत्व के नाम से पहचाने तो भी कोई बुरा नहीं है, और इसको अगर भारत का अमृतकाल के नाम से पहचाने तो भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन एक इसमें एश्योरेंस है, ये वसुधैव कुटुंबकम वाला G20 का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है जो अमृतकाल की ओर जा रहा है। They have a narrative. Again, you may or may not agree with it, but the narrative is crystal clear, which is a combination of Hindutva, which is the consolidation of Hindu votes, which in a country like ours they have managed to do well. They have a narrative of hyper-nationalism, where they in a sense have successfully projected that they are in a way the guarantors of India's nationalistic pride. And thirdly, they have, as part of that narrative, and that's a more recent phenomena, they have welfarism, which is a very potent add-on to the Hindutva philosophy, where they have pursued a policy of delivering to the most needy a set of measures, perhaps not all of them as efficaciously, but that welfarism through direct benefit transfer is an aspect. So that's the narrative. Thirdly, they have an organized cadre, by which I mean not only the BJP, but if you combine the RSS cadre at the ground and the degree of organizational rigor the party has demonstrated, I think that are its strengths. जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहाँ इस मैदान में ही सिमट आया है। मोदी के सामने विपक्ष कैसा है, और अगर वो एकजुट हो गया है तो क्या 2024 में उन्हें हरा पाएगा? भारत माता की। देखिए, विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो वो बीजेपी को तो हरा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें, उसको अगर पैमाना माने, उसको अगर हम बेस मान लें और मान लें कि कल लोकसभा के चुनाव हैं और उतनी ही वोट जितने 2019 में अलग अलग पार्टियों को मिले थे, उतने ही वोट अगर आने वाले चुनाव में मिल जाए तो सारी अगर नॉन बीजेपी पार्टियां इकट्ठा हो जाएंगी, तब शायद नॉन बीजेपी पार्टियों का जो टैली है वो 300 से ऊपर चला जाए, 305 310 सीटें हो सकती हैं, और बीजेपी का जो ग्राफ है वो 220-230 पर आ सकता है। तो यही एक संभावना है जिसमें आप, या यही एक सूरत है, इसी सूरत में आप बीजेपी को हरा सकते हैं। सारी नॉन बीजेपी पार्टियों को इकट्ठा होना होगा, लेकिन इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या ये इकट्ठा हो सकते हैं? We were less than a year away from the general elections, and I have been a part of many political parties. Well, not many, at least two. But I think it's late in the day for the opposition, because there is arithmetical unity and there is organic unity. I've written about this, I've elaborated upon it. Arithmetical unity usually means nothing. It means periodical congregations of opposition leaders for photo ops on stage,
Organic unity is when the same leaders get down to the difficult and far more demanding task of so organizing themselves that they strengthen a party in the region where it's expected to win and stop dividing the vote in places where that division helps the BJP. आइए यहाँ से हम दोगुनी ताकत से राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। एक साल से कम समय बचा है। करिश्माई नेता एक बार फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारत माता की।